नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। कृषि शोध का लाभ खेतों तक पहुंचेगा, किसानों को कर्ज भुगतान में राहत, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को 161 रुपए रोज मिलेंगे, संभावित सूखे की भविष्यवाणी साबित हो सकती है गलत, और किसानों की वित्तीय सेहत सुधार रही तुलसी। अब कृषि समाचार विस्तार से। कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लैब टू लैंड योजना पर अमल करना शुरू कर दिया है। प्रयोगशाला में कृषि शोध का फायदा खेतों तक पहुंचाने के लिए देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों का सहारा लिया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्रों को प्रभावी बनाने के लिए कृषि मंत्रालय नए कृषि तकनीकी अनुप्रयोग संस्थान खोल रहा है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने पिछले दिनों पटना में नए कृषि तकनीकी अनुप्रयोग संस्थान के उद्घाटन के साथ ही देश में 2 और नए संस्थान स्थापित करने की बात कही है, जहां कृषि शोध कार्य भी किए जाएंगे। रिजर्व बैंक ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को कर्ज अदायगी के मामले में राहत दे दी है। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे 50% तक नुकसान का शिकार हुई फसलों के मामले में किसानों के कर्ज के भुगतान की अवधि बढ़ाकर 5 साल कर सकते हैं, और अगर फसल को नुकसान 1/3 से कम है तो भुगतान अवधि को 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में नियोजित कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण एवं पुनरीक्षण किया है। वयस्क कर्मचारियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें 4,186 रुपए प्रति माह या 161 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा भूमि को जोतने, बोने, फसल का उत्पादन और कटान, कृषि उपज को मंडी तक पहुंचाने का काम करने वाले श्रमिकों के लिए ये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। मशरूम की खेती सहित कृषि कार्य में जुड़े श्रमिकों को भी इस न्यूनतम मजदूरी का लाभ मिलेगा। आने वाले कुछ दिनों में अगर कुदरत यूं ही मेहरबान रहती है और मौसम ऐसा ही रहता है तो खरीफ की फसलें खतरे वाली अवधि से न सिर्फ बाहर निकल आएंगी, बल्कि बीते रबी में हुए नुकसान की भी काफी हद तक भरपाई हो जाएगी। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 7 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में समय समय पर लगातार हुई हल्की और सामान्य बारिश से खेतों में जरूरत के अनुसार पर्याप्त नमी है, जिससे फसलों का समुचित विकास भी हो रहा है। और अगर 15 दिन ऐसी ही स्थिति रहती है तो रबी में हुए नुकसान की भी भरपाई इसी खरीफ में हो जाएगी। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान सीमैप के वैज्ञानिकों के तुलसी के पौधे के लिए किए गए प्रयासों से अब किसानों की सेहत के साथ ही वित्तीय सेहत भी सुधर रही है। बीते कुछ सालों में तुलसी का प्रयोग फार्मा उद्योग के साथ साथ सगंध उद्योग में भी तेजी से बढ़ा है। पहले जहां ज्यादातर किसान बबुई तुलसी ही बोते थे, वहीं अब सीमैप द्वारा विकसित कम समय में अधिक पैदावार देने वाली तुलसी की नई किस्में किसानों को उपलब्ध है। प्रदेश में इस समय लगभग 12,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किसान तुलसी की पैदावार कर रहे हैं। तुलसी की पहली कटाई 70 से 75 दिनों के अंदर की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में तुलसी की खेती से करीब 80 किलो तेल प्राप्त होता है, जिसकी बाजार में कीमत 500 से 600 रुपए प्रति किलो है। और अब बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियों की। जिन खेतों में धान की पछैती किस्म की रोपाई की गई है, उन्हें ध्यान से देख लें, और जिन जगहों के पौधे मर गए हों वहां नए पौधे दोबारा रोप दें। अगर धान के खेतों में नील हरित शैवाल मौजूद हों तो उनमें पानी का स्तर करीब 5 सेंटीमीटर बनाए रखें। मक्के की फसल को पत्ती लपेटक कीट से बचाने के लिए कार्बन डाजिम 50% घुलनशील चूर्ण का 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। मक्के में नर मंजरी निकलते समय नाइट्रोजन की जरूरत पूरी करने के लिए 80 किलोग्राम यूरिया खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। मूंगफली के खेतों में खरपतवार ना पनपने दें। अगर खेत में दीमक का असर नजर आए तो क्लोरोपाइरीफास दवा का इस्तेमाल करें। बाजरे के खेतों में निराई गुड़ाई करें। खेत में जिन जगहों के पौधे मर गए हों वहां उसी किस्म के दूसरे पौधे लगा दें। अरहर के खेतों का मुआयना करें। अगर बारिश का पानी खेत में रुक रहा हो तो उसे निकालने का इंतजाम करें। निराई गुड़ाई करके खेतों से खरपतवार निकाल दें। उड़द और मूंग की जल्द पकने वाली किस्मों की बुआई करें। इस महीने शलजम और मूली की बुआई की जा सकती है। मिर्च की फसल को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए इंडोफिल 45 दवा का इस्तेमाल करें। सभी फलों के बागों में पेड़ों की थालों की ठीक से सफाई करें
उनमें से पत्तियां व अनफालतू चीजें निकाल दें। इन दिनों आम के साथ साथ अमरूद और केले के नए बाग लगाए जा सकते हैं। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान गोंडा की मंडी में 1200 रुपए, लखीमपुर की मंडी में 1375 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 1310 रुपए, हरदोई की मंडी में 1380 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल गोंडा में 1980 रुपए, लखीमपुर में 2150 रुपए, फैजाबाद में 2060 रुपए, हरदोई में 2180 रुपए और शाहजहांपुर में 2025 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं गोंडा में 1450 रुपए, लखीमपुर में 1465 रुपए, फैजाबाद में 1425 रुपए, हरदोई में 1450 रुपए और शाहजहांपुर में 1430 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर गोंडा में 7150 रुपए, लखीमपुर में 6730 रुपए, फैजाबाद में 7350 रुपए, हरदोई में 6500 रुपए और शाहजहांपुर में 6880 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उड़द गोंडा में 7850 रुपए, फैजाबाद में 7010 रुपए, हरदोई में 7260 रुपए और शाहजहांपुर में 7750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चना गोंडा में 5280 रुपए, लखीमपुर में 4850 रुपए, फैजाबाद में 5400 रुपए, हरदोई में 4650 रुपए और शाहजहांपुर में 4620 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ गोंडा में 3180 रुपए, लखीमपुर में 3345 रुपए, फैजाबाद में 3380 रुपए, हरदोई में 2640 रुपए और शाहजहांपुर में 2710 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू गोंडा में 750 रुपए, लखीमपुर में 735 रुपए, फैजाबाद में 630 रुपए, हरदोई में 700 रुपए और शाहजहांपुर में 625 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर गोंडा में 1150 रुपए, लखीमपुर में 1950 रुपए, फैजाबाद में 1750 रुपए, हरदोई में 1960 रुपए और शाहजहांपुर में 1780 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैंगन गोंडा में 800 रुपए, लखीमपुर में 815 रुपए, फैजाबाद में 810 रुपए और शाहजहांपुर में 725 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा।
नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार। ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहन भाइयों, कहते हैं कि वातावरण हो हरा भरा, गगन हो घन से भरा, मिट्टी हो उर्वरा तो स्वर्ग हो स्वयं धरा। अर्थात धरती को स्वर्ग बनाने के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना भी बहुत आवश्यक है और हम सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं मृदा परीक्षण आवश्यक क्यों। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं बस्ती मंडल बस्ती के उप कृषि निदेशक कृषि रक्षा डॉक्टर SK दुबे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये मृदा परीक्षण है क्या और हमारे किसान भाइयों के लिए इसका क्या महत्व है। किसान भाई जो भी हमारे चाहे रबी की फसल लें या खरीफ की लें या जायद की लें, मृदा परीक्षण इसलिए आवश्यक हो गया है अब कि जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं उनकी दिन प्रतिदिन जो कास्ट है, जो मूल्य है, चाहे वो नाइट्रोजनस हों, फॉस्फेटिक हों, पोटेशिक हों या जैव उर्वरक हों, इनकी कास्ट बढ़ती जा रही है जी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे कि जो धन है, जो उनकी पैसा किसानों को हमारा लगता है वो सही समय पर और सही लगे जी। इसलिए आवश्यक है कि और मृदा परीक्षण कब करना चाहिए जी। सबसे पहले किसान भाइयों की आवश्यकता ये हमारे ध्यान रखें वो कि फसल लेने से पहले या फसल कटने के बाद। अच्छा, या तो फसल लेने से पहले या फसल कटने के बाद जी। और विशेष उनको आवश्यक ये है हमारे किसान भाइयों को कि मृदा नमूना लेने से पहले जी एक बहुत विशेष सावधानी की आवश्यकता है। यदि वो सावधानी उन्होंने समय रहते उनको ध्यान न दिया तो मृदा परीक्षण के जो परिणाम हैं वो सही नहीं आएंगे और जो उर्वरकों का प्रयोग उनको करना है वो भी संतुलित मात्रा में नहीं हो पाएगा, जो हमारा मृदा परीक्षण का एक उद्देश्य है जी। सबसे पहले तो ध्यान देना है कि हम जहाँ हमारे किसान भाई मृदा नमूना लेने जा रहे हैं, जिसका परीक्षण होना है, उस खेत का ढाल कैसा है। अच्छा, ढाल की दशा, मृदा की संरचना, मृदा का प्रकार जी, ये बहुत आवश्यक है इसमें। दूसरा, जब हमारे किसान भाई लें मृदा नमूना तो ये ध्यान रखें कि वो नाली के किनारे का न लें, जहाँ गड्ढे के खेत, जहाँ खाद के गड्ढे हैं उसके पास का न लें, और जहाँ बहुत ज़्यादा ढालू ज़मीन है तो उसमें अंतिम छोर पर भी न लें जी। और पेड़ के नीचे का भी मृदा नमूना किसान भाई न लें, क्यों इससे परिणाम जो हमारे वास्तविक आने चाहिए वो नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब, इससे पहले एक बात और मैं जानना चाहता हूं कि अक्सर ये दिमाग में आता है कि हम मृदा परीक्षण क्यों कराएं, क्या कारण है। बहुत आवश्यक है कि जब कोई फसल हमारी किसान भाई खरीफ लेने जा रहे हैं
उसमें ये आवश्यक है कि उस फसल की कितने मात्रा में हमारे नाइट्रोजनस, फास्फेटिक, पोटेशिक उर्वरकों की आवश्यकता है जी। यदि मृदा परीक्षण के परिणाम के आधार पर हमारे किसान भाई इन उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो एक तो संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग होगा जी, और हमारी जो उर्वरकता है मृदा की वो भी संतुलित रहेगी, एक मेंटेन रहेगी, और जो अवेलेबिलिटी है, जो हमारे पोषक तत्व हैं, वो पौधों को पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त समय पे उपलब्ध रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, मृदा परीक्षण कराने से पहले तो हम नमूना लेते हैं, तो नमूना लेने की सही विधि क्या है, हम कैसे नमूना लें? हमारे किसान भाई चाहे वो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के हों, चाहे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों, चाहे हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हों, चाहे मध्यम के हों, सेंट्रल के हों, एक बहुत आवश्यक ये है कि जब भी हम किसी विशेष क्षेत्र में जी हमारे किसान भाई नमूना लेते हैं मृदा का जी, तो सबसे पहले ये देखने की आवश्यकता है कि एक वी आकार का हम 15 सेंटीमीटर गहरा खुरपी से गड्ढा हमारे किसान भाई खोदें, और जो किनारे की परत है उसकी, उसको थोड़ा काट दें चारों तरफ, ट्रेंगल बनेगा, और उस मिट्टी को निकाल दें। नहीं तो वो किस जगह खोदना चाहिए गड्ढा? वो खेत में एक्चुअली जैसे चौकोर खेत है, हाँ, तो उसमें एक केंद्र में जी, बीच में, और चारों कोने पे। अच्छा, उसमें होगा क्या कि 15 सेंटीमीटर का पहले एक गहराई लिया, गहराई से साइड से मिट्टी निकाल दी, हमारे किसान भाई निकालेंगे। उसके बाद खुरपी से साइड से हम ऊपर से लेके नीचे तक बराबर मोटाई में मिट्टी गिराते जाएंगे और उसको निकालते जाएंगे। अच्छा, ये पहले गड्ढे में मृदा नमूना लेने की विधि है। अच्छा, और उसी को रिपीट करेंगे चारों में। उसके बाद हमारे किसान भाई क्या करेंगे कि उस मिट्टी को निकाल के पॉलीथीन, प्लास्टिक पेपर या हमारा कोई और पेपर है उसको फैला लिया जी, और जो थोड़े थोड़े ढेले हैं उनको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद एक गोला जैसा बनाया और उस गोले के 4 भाग कर लिए। अच्छा, उसके 4 भाग किसान भाई करेंगे। सामने जो पोर्शन होगा बिल्कुल एक दूसरे के सामने को निकाल देंगे, और फिर दो अपोजिट वाला जो बचेगा उसको फिर मिला लेंगे। ये प्रक्रिया वो तब तक करते रहेंगे जब तक कि 400 ग्राम से ज़्यादा मिट्टी न रह जाए। अच्छा, अब वो 400 ग्राम मिट्टी का एक जगह रख लिया इन्होंने। उसके बाद एक थैली उनको लेनी है, वो थैली कपड़े की होगी। उस पर पूरा हमारे किसान भाई लिखेंगे, विवरण लिखेंगे। हाँ। उसमें किसान का नाम जी, गांव का नाम, उसके बाद विकास खंड, तहसील और खसरा संख्या। अच्छा, और कौन सी फसल लेनी है, मतलब आगे आपको कौन सी फसल लेनी है जिसके लिए मृदा परीक्षण कराना है। हाँ। और अगर बहुत अच्छा रहेगा हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि इसके पहले भी कौन सी फसल ली थी। ये विवरण अंकित करने के बाद फिर उसमें जो हमारा मिक्स और नमूने सुखा लेना चाहिए। फिर उसमें मृदा जो मिट्टी है वो डालेंगे, और एक लेवल पेपर का वो भी बना के अंदर भी डाल देते हैं जिससे बाई चांस मिस ना हो जाए। और एक लेवल हमारे जब ऊपर उसको बांधते हैं तो उसमें खसरा संख्या डाल देते हैं। तो एक खेत से कितने नमूने लिए? ये तो एक विधि हुआ, एक जगह से लेने की। हाँ। ये वो 4 जगह इस तरह से करेंगे। अच्छा, इसी तरह से करना है। हाँ। अच्छा। उसे बेहतर तो है कि जैसे एक जगह नमूना ले लिया है फिर चारों जगह ले लिया है, तो अगर सिंगल बनाना है तो उसी तरह सब ले लें जी। और वो 400 ग्राम मिट्टी को हमारी तैयार करके पॉलीथीन, और फिर हमको किसान भाई हमारे सॉइल टेस्टिंग लैब, वो मृदा परीक्षण लैब एक मंडल भी हैं और कहीं कहीं जनपद भी हैं। अच्छा, जनपद स्तर पर भी होते हैं। जैसे एक बड़ी एक किसान भाइयों खुशी की बात होगी कि लखनऊ मंडल में हमारी मंडल भी लैब है और एक रायबरेली में लैब है जी। हमारे जो भी नमूने किसान भाइयों के कर्मचारियों के माध्यम से, स्वयं किसान जो लाते हैं उनके माध्यम से एकत्रित करवाएं, और उसके बाद उसका परिणाम एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जी होता है और उसका पूरा विवरण उसमें रहता है। अच्छा। उसमें पूरा किसान पूरा विवरण होगा, खसरे का डिटेल होगा, और कितने मात्रा में हमको उर्वरकों का आने वाली फसल में प्रयोग
करना है किसान। मतलब ये है कि उर्वरकों का हम निर्धारण हमें कैसे करना है, ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड में पूरा दिया जाता है। उसमें एक तो सबसे पहले ये होगा कि हमारे नाइट्रोजन की लेवल क्या आया है, जो हमारी मिट्टी हमारे किसान भाई ने दी है, फास्फोरस का लेवल क्या आया है, पोटास का लेवल क्या आया है, तो उसी क्रम में हम एक कैटेगरी फिक्स करते हैं कि पर्टिकुलर एरिया की जो मिट्टी है उस किस कैटेगरी में आती है। जैसे ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, जो अंदर आप जाएंगे, जब आप इसको अंदर खोलेंगे अंदर खोलेंगे तो उसमें सब दिया हुआ है कि पोषक तत्व का जो निर्धारण है, जो हमारी मिट्टी जो परीक्षण किया गया है वो किस श्रेणी की है, या ये न्यून श्रेणी की है, पहले अति न्यून है, या न्यून श्रेणी के है, या मध्यम श्रेणी के है। इस कैटेगरी के आधार पर अब हम रिकमेंडेशन देंगे कि इसमें जिप्सम की कितनी आवश्यकता होगी, हमारे इसमें नाइट्रोजन यूरिया फार्म कितना हमारे किसान भाई देंगे, हमारे डीएपी फार्म कितना देंगे और पोटास फार्म कितना मतलब देंगे। इस कार्ड के अनुसार ही फिर हम आगे अपने उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। किसान भाई, डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम अपने खेत की उर्वरा शक्ति की जांच कैसे कराएं, कैसे नमूना लें, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। नमस्कार। खेती की जानकारी के बाद अब प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। मौसम में पिछले दिनों प्रदेश में बादलों की आवाजाही के साथ पर्याप्त बारिश देखने को मिली। इस दौरान मौसम में पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम औसत तापमान लगभग 33 से 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तथा न्यूनतम औसत तापमान लगभग 24 से 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान हवा की औसत गति 14 से 23 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में अधिकतम औसत तापमान लगभग 34 से 36 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान औसत रूप से 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दौरान हवाएं औसतन 5 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। और अब बात करते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए कुछ सामयिक कार्यों के बारे में। अगर बारिश से पानी की जरूरत पूरी ना हो तो कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेकर जरूरत के अनुसार धान में सिंचाई का इंतजाम करें। बारिश की वजह से मुर्गी शेड के बिछावन में नमी आने के प्रति सतर्क रहें। मुर्गी की काकसीडियोसिस बीमारी की रोकथाम के लिए काकसी मार दवा का प्रयोग करें। पशु चिकित्सक से सलाह करके पशुओं को गला घोंटू बीमारी का टीका लगवाएं। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।